बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रिन्यूअल केस और इसकी चौथी वीडियो है। और ये है केस जी सेंड फॉर कलेक्शन एंड रिन्यूअल के मतलब आपने बिल जो था वो ड्रॉ किया और एक्सेप्टर जो था उसने आपको रिटर्न कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद आपने उसको बैंक भेज दिया कलेक्शन के लिए कि जब ड्यू डेट आएगी तो उसको वहाँ से कलेक्ट कर लेना। लेकिन जो एक्सेप्टर था उसके पास पैसे थे नहीं, वो ड्यू डेट से पहले आया और आपसे रिन्यूअल की रिक्वेस्ट की। आपने उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट एग्री हुआ उसके ऊपर इंटरेस्ट आपने ऐड करके और एक नया बिल उसको दे दिया और उसकी उसने पेमेंट कर दी है, जो कि ऑनर हो गया लास्ट पे। मतलब कि हमें लास्ट में पता चलता है कि बिल ऑनर हो गया। तो मतलब अगर इसको देखा जाए तो ये सेंड फॉर कलेक्शन, रिन्यूअल एंड ऑनर, ये इस तरह करके इसका केस बनता है। आइए इसको शुरू कर लेते हैं। एंट्रीज देखते हैं इसकी, और प्रॉब्लम ऑलमोस्ट वही है पीछे वाली ही, सिर्फ इसमें जो चेंजेस है वो सेंड फॉर कलेक्शन का देखा गया है। बाकी जो चीज़ें हैं उसी तरह जैसे पिछली प्रॉब्लम्स में आपने देखी हैं अगर, तो आपको मालूम होगा। ए सोल्ड गुड्स टू बी वर्थ ₹10,000, ये उसने 10,000 की चीज़ें जो इस डेट पर उसको जो है वो बेचती हैं। ए सेलर बन गया, बी बायर बन गया। बी एक्सेप्टेड द बिल 3 months ड्रॉन ऑन हिम बाय ए, इस डेट के ऊपर उसने उसी डेट पर उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बी एक्सेप्टर बन गया। 1 March को 2020 को ए सेंट द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, ये नई चीज़ है। यानी यहाँ पे उसने 1 March 2020 को ए ने चीज़ें बिल सेंड कर दिया है बैंक को अपनी कलेक्शन के लिए। ऑन 31 May बी रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 months, मज़ीद वो 2 महीनों के लिए उसे कहता है कि आप इसको जो है वो रिन्यू कर दें। तो बी एग्रीड प्रोवाइडेड 10% इंटरेस्ट पर एनम वुड बी चार्ज्ड, कि उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा। ए देन ड्रू द न्यू बिल फॉर द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल बिल प्लस द इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर द 2 months. बी एक्सेप्टेड द न्यू बिल ऑन द ड्यू डेट, द न्यू बिल वॉज ऑनर्ड, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, बी एंड बैंक। इसकी आपने जर्नल एंट्रीज जो है वो पास कर ली। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो सेल की एंट्री हो जाएगी, उसके बाद बिल के ड्रॉ की एंट्री हो जाएगी। तो सेल की एंट्री होगी तो वही उसी तरह है, बी अकाउंट तो सेल अकाउंट ये सेम आ जाएगा। फिर उसके बाद बिल एक्सेप्ट हुआ है तो मतलब ये एक्सेप्टेंस की एंट्री ड्रॉयर क्या करेगा, अपने पास बिल रिसीवेबल टू बी को ख़त्म कर देगा यहाँ पे। उसके बाद बिल इसने जो है वो इसी डेट के ऊपर बैंक भेज दिया कलेक्शन के लिए, तो उसके लिए टेम्परेरी अकाउंट ओपन करता है, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये बात याद रखना है कि जब भी बैंक को बिल भेजा जाता है उसके कलेक्शन के लिए तो उसके लिए जो अकाउंट आता है वो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट है। तो ये बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट करेगा और बिल रिसीवेबल जो है वो यहाँ पे इसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि बिल अब इसके पास से बैंक के पास चला गया। ये एंट्री हो जाएगी। लेकिन जब ड्यू डेट से 3 दिन पहले जो एक्सेप्टर था वो अप्रोच करता है दोबारा से ड्रॉयर को और उसे कहता है कि रिन्यू कर दो, तो अब ये क्या करेगा, बिल वापस मंगवा लेगा बैंक से और उसे कैंसिल कर देगा। तो क्या होगा, मतलब कि अब बैंक में तो कलेक्शन के लिए नहीं पड़ा हुआ, अब बी से पैसे दोबारा लेने हैं और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को ख़त्म कर देगा, क्योंकि जो इसका यहाँ एसेट बना था वो नहीं रहा है, क्योंकि बिल तो वापस मंगवा लिया। और अब वो इंटरेस्ट की एंट्री पास करेगा, जो कि इंटरेस्ट 2 months का बनता है, 167 ही है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे बी अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट ये एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद अब बी के अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस है वो 10,167 रुपये है, क्योंकि 10,000 ये और 167 ये भी बी और ये भी बी। तो अब बी को ख़त्म करेगा 10,167 से और बिल रिसीवेबल अकाउंट जो है उसको वो डेबिट कर देगा यहाँ पर इस रकम से। तो ये यहाँ पर आ गया। और उसके बाद अगर आप देखें तो कैश अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, यानी कैश अकाउंट जो है वो ये डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। वो डेबिट कैश इसलिए होना है क्योंकि उसको कैश रिसीव हुआ है ड्यू डेट पर उसने, यानी इस डेट पर उसको पैसे मिल गए हैं, तो कैश को वो डेबिट कर देगा और बिल रिसीवेबल अकाउंट उसको वो क्रेडिट कर देगा, ख़त्म हो जाएगा। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, ये तो था ए की बुक्स में। बी की बुक्स में पहली परचेज की एंट्री, फिर बिल की एंट्री, फिर उसके बिल के कैंसिल की एंट्री, फिर उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री, फिर टोटल रकम बनेगी, नया बिल के ड्रॉ की एंट्री, और उसके बाद उस नए बिल की जो पेमेंट होगी वो पेमेंट कर देगा और बात खत्म हो जाएगी। तो परचेज़ की क्या आ जाएगी, जब उसने चीज़ें खरीदी तो परचेज अकाउंट टू ए, उसका क्रेडिटर है उसको पेमेंट करनी है, फिर वो ए को ख़त्म करेगा और उसकी जगह बिल जो है वो क्रेडिट कर देगा, यानी बिल पेबल आ जाएगा। और फिर बिल पेबल जो है वो उसने डेबिट कर दिया और एक अकाउंट क्रेडिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे उसने इस डेट पर उस बिल को रिन्यू करा लिया। तो जब रिन्यू कराया तो क्या होगा, बिल दोबारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, तो वो डेबिट हो जाएगा और एक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो इंटरेस्ट अकाउंट टू ए अकाउंट, यानी इंटरेस्ट जो है उसका डेबिट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट इसका जो है वो एक्सपेंस है और ए को ये पेमेंट इसने करनी है, तो लिहाजा ए को ये क्रेडिट कर देगा यहाँ पे।
उसके बाद अब एक अकाउंट में इसके पास जो क्रेडिट बैलेंस है वो 10,167 है, तो अब उसको वो कर देगा डेबिट, क्योंकि ये लाइबिलिटी उससे खत्म हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट खत्म हो गई है, और उसकी जगह क्या क्रेडिट हो जाएगा, बिल क्रेडिट हो जाएगा, जो कि बिल पेएबल है। और इस बिल पेएबल की उसने पेमेंट कर दिया, तो अब ये बिल खत्म हो जाएगा, ये बिल पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसने पेमेंट कर दी, बीइंग कैश पेड ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, तो मैं ज़रा तेज़ थोड़ा बोल रहा हूँ, और ताकि एक तो वीडियो जल्दी से खत्म हो जाए, दूसरी बात ये है कि आपने अगर पिछली वीडियोस देख ली हैं तो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। बैंक में अगर हम देखें तो बैंक में ये डेट आप लिखें ना लिखें, इसमें कोई एंट्री नहीं होनी, ना इस डेट के ऊपर ना इस डेट के ऊपर, क्योंकि जब उसने बैंक को भेजा है कलेक्शन के लिए तो उस वक्त भी वो कोई एंट्री पास नहीं करता, और जिस दिन उसने उसे वापस मंगवाया उस दिन भी वो कोई एंट्री पास नहीं करता। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा है यहाँ पे कि इफ़ चार्जेस गिवन देन दोज विल बी रिकॉर्डेड, मतलब अगर वो कहता है कि जी बैंक ने कुछ चार्जेस लिए हैं, क्योंकि उसने कलेक्शन तो की है ना, उसने वेट तो किया है उस चीज़ के लिए, तो अगर वो कलेक्शन चार्जेस वो दे देता है उसके लिए तो फिर ठीक है, फिर आप उसको सर्विस चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस वगैरह आप रिकॉर्ड करें, कि अदरवाइज़ कोई भी एंट्री इसकी नहीं होनी। मतलब आपने देखा कि अगर बैंक को भेजा जाए बिल कलेक्शन के लिए और वो रिन्यू करा ले तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, अनलेस कि उसके अंदर कोई चार्जेस वगैरह की कोई वो दे दे आपको। तो ये थी एंड ओवरऑल प्रॉब्लम, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लगी होगी। अगर आपको समझ लगी है तो इसको आप वीडियो को फिर आप लाइक कर लें मल्टीपीडिया की, और इसको आप शेयर करें दूसरों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी इसको आप डिसलाइक कर दें। कोई क्वेश्चन वगैरह तो उसको कमेंट्स में आप ज़रूर हमारे साथ जो है वो पूछ लीजिएगा, ताकि उसको हम मज़ीद बेहतर फॉर्म पर आगे मूव कर सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।